जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेंटेंस कोरिलेशन, जिसको आप S1 और यहाँ पे गलती से S6 हो गया है वैसे, बट ये S1 एंड S2 होगा, ठीक है ना। S6 नहीं होगा, S1 एंड S2। ओके, तो हम इसको सॉल्व करना देखेंगे आज, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और किस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि ये इंग्लिश का टॉपिक है ही नहीं, वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप सेंटेंस कोरिलेशन में बढ़िया कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताऊंगा, तो आपको क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना है, राइट। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे। उसके लिए कुछ चीजों का पता होना बड़ा जरूरी है, कुछ कीवर्ड्स है हमारे पास जिनका मीनिंग पता होना जरूरी है हमें, राइट। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे पास जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या, मतलब कि क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, क्या कोरिलेट कर रहा है। तो आपको इन वर्ड्स का एटलीस्ट मीनिंग पता होना जरूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे कोई कोरिलेट करेगा, कब कोई सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट करेगा, कब कोई सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, राइट। और कब कोई सेंटेंस कॉन्ट्रापंटल होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वही हम देखेंगे। पहले बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की। देखो, सबसे पहले आएगा हमारा वर्ड दैट इज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कब कोई सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट करेगा बताइए जरा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही होता है अपने आप में कि जब दो सेंटेंस जैसे S1 और S2 है, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट साइड शो करेंगे या फिर कोई नेगेटिव कोई ड्रॉबैक हमें देखने को मिलेगा। डिफरेंस होगा बट दोनों में, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली डिफरेंट एंगल्स दिखाते हैं कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट के। जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊं कि मैं बोलता हूं जी, जो मेरी कार है, दिस कार इज एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। वहीं पे दूसरा सेंटेंस बोलता है कि इट कंज्यूम्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो हुआ क्या कि एक कार की पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, दूसरी उसकी नेगेटिव साइड दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिखाएंगे और कहीं ना कुछ नेगेटिव इनके बीच में रिलेशन भी होगा या कोई ना कोई नेगेटिव ड्रॉबैक भी होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो इसमें क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो कि जैसे S1 है तो मैं विद रिस्पेक्ट टू मान के चल रहा हूं, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है। जैसे S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 होगा, तो मैं यहां पे S2 को लीड कर रहा हूं कि S2 जो है वो कॉन्सिक्वेंस कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो लिख सकते हो आप कि S2 शोज, कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूं, क्या दिखाएगा, शोज दी डिफरेंट साइड, ठीक है। S2 डिफरेंट साइड शो करेगा या फिर कोई नेगेटिव और अ नेगेटिव ड्रॉबैक, ये भी आप बोल सकते हो। नेगेटिव कोई ना कोई ड्रॉबैक दिखाएगा। कौन, S2 जब S1 के विद रिस्पेक्ट टू। कॉन्ट्रास्ट का ये मतलब होता है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि द कार इज एक्सट्रीमली फास्ट, और दूसरा सेंटेंस बोलता है, S2 बोलेगा कि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फ्यूल, राइट। तो ये कॉन्ट्रास्ट के एक सिनेरियो में जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट की। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, अगर कॉन्ट्रास्ट हमारा ये करता है तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि सीधा जो है S1 और S2 के बीच में, ऑपोजिट इनके बीच में कोई तकरार होगी, राइट। तो S2 डायरेक्टली डिनाइज S1 या फिर बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसका। S2 जो है इट डायरेक्टली डिनाइज S1, ठीक है। या फिर S1 एंड S2 आर ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैं बोलूं, मैंने एग्जाम्पल दिया कि द रूम वॉज एम्प्टी, द रूम वॉज एम्प्टी। तो इस केस में ये सेंटेंस वन हो गया मेरा, राइट। सेंटेंस टू बोलता है, सेंटेंस टू बोलता है कि थ्री पीपल वर हाइडिंग इन द रूम या फिर हाइडिंग इन द कॉर्नर। तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना, थ्री पीपल वर हाइडिंग इन द कॉर्नर। तो इसमें हुआ क्या भाई, सेंटेंस वन तो बोल रहा था कि बिल्कुल खाली है रूम, और सेंटेंस टू बोलता है कि थ्री पीपल वर हाइडिंग इन द कॉर्नर।
तो इस केस में हमारे पास ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं कि अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, इसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रापंटल, ये वाला। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होता है, जो S2 है वो प्रोवाइड करेगा कोई ना कोई पैरेलल स्टेटमेंट बट अपोजिंग थीम होगी, ठीक है। जैसे कोई थ्योरी दे रहा है तो दूसरे केस में सेंटेंस 2 जो है वो आपको रियलिटी देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, दो पैरेलल चीजें हो, बात मतलब दो पैरेलल सिनेरियो के ऊपर बात करी जाएगी, ठीक है। तो लिख सकते हो S2 राइट प्रोवाइड्स, S2 provides a parallel but opposing theme। पैरेलल तो होगी बट उसके अपोजिट भी होगी, अपोजिंग थीम, ठीक है। किसके अपोजिंग थीम? ऑफ S1, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बोलता हूं कि जी डेमोक्रेसी प्रोमिसेस टोटल इक्वालिटी, और दूसरा सेंटेंस बोलता है कि इकोनॉमिक पावर रिमेन्स इन अ फ्यू हैंड्स। अब आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है कि डेमोक्रेसी जो है सबको जी इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, और सेंटेंस 2 बोलता है कि जो इकोनॉमिक हमारे पास में पावर है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में होती है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ना, थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है उसके सेंटेंस 1 के। तो कॉन्ट्रापंटल को ध्यान रखिएगा कि S2 जो हमें है वो एक पैरेलल स्टेटमेंट देगा बट जो S1 के अपोजिट होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया जी कॉन्ट्रापंटल। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद आता है जी रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, एनीवन? रीइंफोर्स का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। रीइंफोर्स का नाम से कुछ समझ आ रहा है, रीइंफोर्स करना। तो S2 क्या करेगा, यहां पर ऐड करेगा एक्स्ट्रा वेट और अनदर रीजन टू S1, ठीक है। S2 एड्स अनदर, ठीक है। या तो क्या करेगा, अनदर बोल रहा हूं एक्स्ट्रा रीजन, ठीक है, अनदर नहीं एक्स्ट्रा वेट ऐड करेगा उसी बात में, एक्स्ट्रा वेट या फिर अनदर रीजन और अनदर रीजन, ठीक है। ध्यान से देख लेना यार, इस क्लास के बाद मैं लिख के देता हूं आपको, जरूरत नहीं होगी जिस तरीके से अपन क्वेश्चंस करेंगे। अनदर रीजन टू S1, राइट। रीइंफोर्स का ये मतलब होता है। बात समझ आ गई? जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे योगा जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, योगा इज गुड फॉर फिजिकल हेल्थ। आगे इसी के केस में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी। तो क्या करा कि S2 ने S1 को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा और ज्यादा रीइंफोर्स करा। रीइंफोर्स का मतलब ये होता है टू स्ट्रेंथन, इसका मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बात करें अगर, रीइंफोर्स के बाद हमारा आ जाएगा दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेट, ठीक है। कोरोबोरेट का मतलब क्या होगा बताइए जी। कोरोबोरेट का मतलब होता है जब S2 हमें कंफर्म करेगा कि जो S1 में इंफॉर्मेशन यूज करी गई है वो ठीक है, उसमें डेटा या फिर कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि S1 को ट्रू प्रूव कर देगा वो, राइट। तो S2 कंफर्म्स S1 यूजिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा इज ट्रू, ठीक है, उसके लिए एविडेंस देगा, राइट। तो S2 प्रोवाइड्स, ठीक है, डेटा या फिर कोई एविडेंस, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ S1, इन सपोर्ट ऑफ S1। और कोरोबरेट का मतलब ही होता है टू एग्जामिन, एग्जामिन करके उसको वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो यहां पे सपोर्ट करेगा S2, कुछ ना कुछ एविडेंस देगा उस केस में। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, मैं बोलता हूं टेम्परेचर इज राइजिंग, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। मैंने बोला S1 बोलता है द टेम्परेचर इज राइजिंग, राइट। और S2 हमारे पास बोलता है, क्या बोलेगा S2? S2 बोलता है कि भाई जो नासा है, नासा का जो डेटा है शोज अ 2 डिग्री इंक्रीज। या फिर आप नासा ना छोड़ के आप इसमें ऐसा कर लो कि मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है,
shows a 2 डिग्री इंक्रीज। तो हुआ क्या बताइए जरा, ठीक है। नासा मान लो, इसरो मान लो, या कोई भी, नासा, ठीक है, shows a 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। अब इसने क्या करा, एविडेंस दे दिया कि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। इसी को सपोर्ट करते हुए एविडेंस प्रोवाइड करवा दिया कि भाई एक ऑफिशियल एजेंसी ने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इस चीज का प्रूफ दिया कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो कोरोबोरेट का मतलब ये हो जाएगा। आगे बात करें इसके बाद, कोरोबोरेट के बाद आ जाएगा आपका कंफर्म करना। तो कंफर्म का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कि S2 जो है वो वैलिडेट करेगा कि S1 जो है वो फैक्चुअल है या फिर एक्यूरेट है, ठीक है। अब यहां पर कोरोबोरेट में तो क्या होता है, S2 जो है कि विटनेस की तरह रिएक्ट करता है। विटनेस समझते हो ना, जो आपका किसी चीज को उसमें गवाही देके उस चीज को प्रूव कर देगा कि हाँ जी ये सच बोल रहा है, झूठ जो भी है, मतलब उसको सपोर्ट करेगा। बट ये कंफर्म में क्या है कि हाँ भाई ये प्योर नाम से समझ आ रहा है, कंफर्म ही कर देगा कि हाँ जी ये सच है, ये झूठ है, जो भी है, ठीक है। इसमें क्या है, S2 वैलिडेट्स S1, दैट्स इट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं एक्सपैंड की। एक होता है एक्सपैंड और एक होता है एक्सटेंड। आप दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने गरुड़ा में बच्चों को बताया था बैच में, वैसे ही आपको सिखाऊंगा। देखो एक्सपैंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, एनीवन? आप सोचो थोड़ा सा, क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो एक्सपैंड का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को, मतलब उसका दायरा बढ़ेगा, जैसे बलून है, ठीक है, जैसे बलून है, तो बलून में जब आप हवा भरोगे तो क्या होगा बताओ जरा। बलून में आप हवा भरोगे इसमें, ठीक है, अगर आप बलून में हवा भरोगे तो क्या वो एक्सटेंड करेगा या एक्सपैंड करेगा बताओ। वो एक्सपैंड करेगा, वो उसका दायरा बढ़ेगा, राइट। इसको एक्सपैंड करना बोलते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है स्ट्रेच करना, इसको बोलते हैं टू स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच करना। और यहां पे होगा इसको फुलाना, दायरा बढ़ जाना इसका, ठीक है। तो एक्सपैंड में क्या होता है, जब S2 जो है वो ऐसी डिटेल देगा या और ज्यादा उसको वाइड बना देगा, ठीक है, और ज्यादा दायरा कवर करेगा, ठीक है। तो S2 क्या करेगा जी आपका, वो कुछ ऐसी डिटेल देगा, ठीक है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो तो उसकी बिग पिक्चर दिखाएगा आपको, ठीक है। S2 कवर्स, ठीक है, बिग पिक्चर, ठीक है। आप किसी भी मान लो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, और S2 क्या करेगा, S2 जो है उसका और भी एस्पेक्ट कवर करेगा, ठीक है, और ज्यादा एस्पेक्ट कवर करेगा। जैसे मान लो मैं डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो डेमोक्रेसी को लेके ऐसे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड को भी मैं बीच में ला सकता हूं कि पूरी दुनिया में जी डेमोक्रेसी का ये हाल चल रहा है। तो क्या हुआ, एक्सपैंड कर दिया मैंने वर्ल्ड वाइड, ठीक है, बिग पिक्चर कवर करेगा। और एक्सटेंड में क्या होगा, एक्सटेंड में क्या होगा, S2 जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही ऐड करेगा इंफॉर्मेशन। मेरी बात समझ आ रही है? एक्सटेंड में क्या करेगा, ठीक है, S2 एड्स न्यू फैक्ट, ठीक है, ओके, न्यू फैक्ट, या फिर कोई नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल स्टेप, न्यू फैक्ट टू S1, S1 को ही आगे एक्सटेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर कुछ लिख रहा हूं, तो मैं उसी के बारे में एक्सटेंड करता चलूंगा, मैं उस टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में बात करते करते पूरा फ्रेंडशिप के ऊपर ही आ गया, ओवरऑल डिस्कशन करने लग गया, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं करेगा वो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा। आगे बात करते हैं इसके बाद एक्सप्लिकेट, ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लिकेट का, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा। एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है जी, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है जब S2 जो है वो एक्सप्लेन करेगा मीनिंग या फिर मैकेनिक्स ऑफ S1 इन डिटेल, क्लियरली एक्सप्लेन करना, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, राइट। तो लिख लो इसमें, S2 क्या करेगा आपके पास, ये एक्सप्लेन करेगा, S2
एक्सप्लेन्स द मीनिंग, और मीनिंग करेगा या फिर मैकेनिक्स, ठीक है, ऑफ S1 इन डिटेल, प्रॉपर डिटेल में, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिकेट करना। दिमाग में रखिएगा इस चीज को। रीजन पता है आपको? अच्छा, एक्सप्लिकेट का एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे एक्सटेंड का भी एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं, एक्सटेंड की बात करूं, द लॉ कवर्स पैसेंजर कार्स। जो लॉ है वो पैसेंजर कार्स को कवर करता है, राइट। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर हैवी ट्रक्स ऑल्सो। तो अभी बात क्या हो रही थी, मैं बात करूं एक्सपैंड की, कि जी लॉ जो है वो क्या कर रहा है, कवर, लॉ कवर कर रहा है किसको, पैसेंजर कार्स को, ठीक है। और बाद में बोलती है कि इस ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया ट्रक्स के लिए भी, तो एक्सपैंड आ जाएगा ना, क्योंकि पैसेंजर कार से हटके अब ये ट्रक को भी कवर कर रहा है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं कवर कर रहा। और एक्सटेंड में क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं एक्सटेंड की अगर मैं बात करूं कि जी जो हमारी प्रेम्बल है दैट इज द सोल ऑफ द लॉ। और आगे बोलता है सेंटेंस 2 बोलता है इट एक्सप्लेन्स द वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी, कि प्रेम्बल को ही आगे कंटिन्यू कर दिया और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ भाई ये जो है हमें वैल्यूज ऑफ जस्टिस और लिबर्टी भी इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो एक्सटेंड के केस में आ जाएगा। अब एक्सप्लिकेट की बात करूं, सॉरी ये एक्सप्लिकेट की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये प्रेम्बल वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, प्रेम्बल में क्या बोला गया कि S2 जो है वो एक्सप्लेन करेगा मीनिंग और मैकेनिक्स को डिटेल में। जैसे S1 में तो मैंने ऊपर ऊपर से बोल दिया कि प्रेम्बल जो हमारी है सोल ऑफ द लॉ, बट कैसे कैसे है भाई सोल ऑफ द लॉ, वो इसीलिए है क्योंकि वो हमें इट एक्सप्लेन्स द वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी, तो एक्सप्लेन किया जा रहा है, राइट। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ आ रही होगी। और मैंने उल्टा कर दिया क्या यार, ध्यान से रुको रुको, ये वाला जो लो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये इसमें आएगा, ठीक है। ये आपका एक्सटेंड में आएगा, ना कि मैं भी सोचूं कि ये एक्सटेंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी लॉ को और आगे एक्सटेंड किया गया और भी चीजें कवर करी गई इसी के तहत, ठीक है। बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि S1 बोलता है एक लॉ बनाया गया है जो पैसेंजर कार्स को कवर करता है, और यही लॉ आगे एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें तो वर्ड ही आ गया एक्सटेंड, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक्सटेंड कर दिया गया किसके लिए, इसमें अब ट्रक्स को भी कवर किया जा रहा है। बात समझ आई? इसी वजह से ये एक्सटेंड की कैटेगरी में आएगा। अब एक्सपैंड का देख लो, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई टूल है, दिस टूल कट्स वुड, मैं बोलता हूं दिस टूल कट्स वुड, ठीक है। आगे बोलता हूं कि एफिशिएंट टूल्स आर वाइटल फॉर द होल इंडस्ट्री। देखो पूरा होल इंडस्ट्री कवर कर लिया, तो आपको समझ आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को ही ले गया मैं उसमें। जैसे मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं इंडिया की, और पूरी वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी को मैं इंक्लूड कर दूं, तो उसमें एक्सपैंड आ जाएगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात समझ आई? आगे चलते हैं रीजन के ऊपर। अब बात करेगा रीजन की, तो रीजन हमें बोलता है कि भाई ये आपको बताएगा वाई के बारे में। S2 एक्सप्लेन्स दी वाई। S2 जो है इट एक्सप्लेन्स दी वाई, ओके, बिहाइंड S1। बात समझ आ गई? ये रीजन है, सिंपल सी बात है। फिर आता है क्वालिफाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वालिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, जब S2 आपका ऐड करेगा कोई कंडीशन, दिमाग में रखिएगा, S2 आपका इसमें ऐड करता है, क्या करेगा ऐड, या तो ये कोई कंडीशन लगा देगा, कंडीशन, या फिर कोई लिमिट लगा देगा। बात तो एक ही है, ठीक है। एड्स कंडीशन और लिमिट टू S1, लिमिटेशन लगा देगा उसके ऊपर। एग्जांपल देख ले क्या, मैं बोलता हूं दिस पॉलिसी विल हेल्प द पुअर। इसी का एग्जांपल देखें, मैं बोलता हूं S1 बोलता है कि दिस पॉलिसी विल हेल्प द पुअर। अब S2 बोलता है आगे, S2 बोलता है, क्या बोलेगा, ये बोलता है हाउ एवर इट ओनली अप्लाइज टू रूरल एरियाज। कंडीशन लगी ना, हाउ एवर इट ओनली अप्लाइज टू रूरल एरियाज। तो लिमिट लग गई, जब लिमिट लग जाए तो क्वालिफाई नेचर का आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वालिफाई का मतलब ये होता है कंडीशन लगाना या लिमिट कर देना S1 को, दैट्स इट। आगे देखते हैं। इसके बाद बोलता है कोरिलेट करना। फिर आता है जी कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब क्या होगा? जब S2 आपका कुछ ना कुछ म्यूचुअल कनेक्शन दिखाएगा, दिमाग में रखिएगा। S2 कोरिलेट कर रहा है, कोरिलेट रिलेट कर रहा है मतलब उसमें कोरिलेट कुछ कॉमन है, ठीक है। S2 shows म्यूचुअल कनेक्शन। भाई पेपर में आ जाएगा, हवा टाइट हो जाएगी, तुम ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप ही के लिए चीजें हैं, पेशेंस रखा करो। रीले देख देख के पेशेंस, अटेंशन स्पैन आपका कम हो गया, यहां से वहां भटकते रहोगे, पेपर क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो इसको एक वीडियो को देख लो एक बार बढ़िया से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोरिलेट का मतलब होता है कोई म्यूचुअल कनेक्शन होना S2 का S1 के साथ में, राइट। जैसे एक चीज इसमें वो लिख लो, इसमें ऐसा होता है इफ ए चेंजेस, अगर ए में कुछ चेंज आएगा, ठीक है, तो बी भी चेंज होगा। ये सबसे अच्छा फंडा है इसको याद करने का, कोरिलेट को दिमाग में रखिएगा। अगर ए डायरेक्टली चेंज होता है तो बी भी चेंज होगा, या बी चेंज हो रहा है तो ए भी चेंज होगा, तो उस केस में कोरिलेट आएगा। फिर आता है प्रीकर्सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? जब S2 जो है वो S1 से पहले, मतलब ये कुछ कोज और इफेक्ट जैसा है, ध्यान रखिएगा, कोज एंड इफेक्ट। जैसे तेल के प्राइस बढ़ गए, ईरान में वॉर हो रही है, बताओ इसमें कोज कौन सा, इफेक्ट कौन सा है? बताओ। यूएस ईरान की वॉर चल रही है और तेल के प्राइस बढ़ गए या फिर तेल की शॉर्टेज हो गई। तो आपको समझ आ रहा है कि तेल की शॉर्टेज इसलिए हुई ना कि वॉर हो रही है, तो वॉर जो है दैट इज कॉज, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि तेल की या तो शॉर्टेज होगी या प्राइस बढ़ गया। तो दैट इज, अगर मैं इसको S1 S2 की कैटेगरी में लिख दूं, और S1 में लिख दूं कि यूएस और ईरान की वॉर हो रही है, और S2 में लिख दूं कि तेल के प्राइसेस बढ़ गए, तो S2 जो है वो प्रीकर्सर हो जाएगा S1 का, क्योंकि S2, सॉरी, हाँ ऐसे अगर मैं बोल दूं कि S2 में लिख दूं मैं कि यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, और S1 में लिख दूं कि तेल की शॉर्टेज हो गई, तो S2 जो है वो पहले होगा ना भाई, तभी S1 होगा। तो S2 इज द प्रीकर्सर ऑफ S1। बात समझ आई? कॉज एंड इफेक्ट का सिनेरियो है ये। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी आपको। देख लेना इसको, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और एक लास्ट लिख लो, फॉलोज। यहां पे लिख देता हूं फॉलोज। इसका मतलब क्या होता है? S2 जो है वो लॉजिकल आउटकम होगी या फिर रिजल्ट होगा S1 का, ठीक है। S2 इज लॉजिकल आउटकम ऑफ S1। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल दे देगा इसका, मैं बोलता हूं कि बैंक रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स, इसी के एग्जाम्पल में चले जाएं। S1 बोलता है कि जी बैंक ने क्या करा, बैंक रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी बैंक ने। और S2 बोलता है जी, क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंटली द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। भाई क्या हो गया? स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। अब कॉन्सिक्वेंटली लिखा था, वैसे अगर नहीं भी लिखा होता तब भी कॉन्सिक्वेंस यही होगा ना, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है, S2 जो है वो कॉन्सिक्वेंस है S1 का, S2 जो है लॉजिकल आउटकम या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ S1, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड फॉलोज, फॉलो करेगा उसको, ठीक है। बात समझ आ गई? तो अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए जी। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका आंसर आएगा। करिए, खुद से भी ट्राई करेंगे साथ साथ में, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आएगा तो आएगा क्या। सेंटेंस बोलता है, S1 बोलता है, थोड़ा बड़ा कर ले इसको। S1 बोलता है कि द प्रेम्बल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और S2 बोलता है इट एम्बॉडीज द फंडामेंटल वैल्यूज and the philosophy upon which the entire constitutional structure is built। बताओ जी, उम्मीद है आप कर लोगे इसको। ऑप्शन देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानता हूं दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई भी तोड़ नहीं है। बात समझ आ गई? तो देखो जरा इसमें क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है भाई कि
प्रेम्बल बोलता है, जो प्रेम्बल है दैट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्यों? आगे उसका रीजन ही तो आ रहा है कि इट, क्योंकि भाई ये अपने अंदर समाती है क्या, फंडामेंटल वैल्यूज को एंड द फिलोसफी अपॉन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इज बिल्ट। तो एक्सप्लिकेट का मतलब क्या बताया था मैंने, कि उसको एक्सप्लेन करेगा भाई, राइट। एक्सप्लिकेट एक्सप्लेन करेगा, और कोरोबोरेट क्या करेगा बताओ। साथ साथ में ना इसको रिवाइज भी करते रहो। एक्सपैंड मैंने आपको बताया था कि उसका दायरा बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्रॉड हो जाएगा इसका, ठीक है। ब्रॉड कवरेज लिख सकते हो आप। बात समझ आ रही है मेरी? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है भाई? एक्सप्लिकेट का तो मतलब ही है ना कि एक्सप्लेन करेगा। S2 जो है एक्सप्लेन करेगा मैकेनिज्म, S2 जो है वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। किसको? S1 के जो भी स्टेटमेंट रहेगी। उम्मीद करता समझ आ रहा है। और कोरोबोरेट का मतलब क्या है? कोरोबोरेट का मतलब है कि S2 जो है कोई ना कोई एविडेंस देगा, प्रोवाइड करवाएगा S1 की इसमें, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एविडेंस देगा, ठीक है। तो एविडेंस तो नहीं दे रहा, ये रीजन दे रहा है, सिंपल सी बात है। इट इज प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर द असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कि अपने आप में एक स्टेटमेंट, अपने आप में असर्शन होती है, एक सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग आपने पढ़ी होगी ना। तो असर्शन का मतलब है कोई स्टेटमेंट और उसका कोई रीजन, मतलब जो उसको जस्टिफाई कर रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन। S1 बोलता है द रोड इज हेल, सॉरी, रोड टू हेल इज पाव्ड विद गुड इंटेंशंस। सेंटेंस 2 बोलता है नोबल मोटिव्स डू नॉट गारंटी पॉजिटिव आउटकम्स इफ द एग्जीक्यूशन इज फंडामेंटली फ्लॉड। फ्लो मतलब उसमें कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, राइट। तो इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? नोबल मोटिव्स डू नॉट गारंटी पॉजिटिव आउटकम्स इफ द एग्जीक्यूशन इज फंडामेंटली फ्लॉड। बताओ क्या समझ आ रहा है इसमें, सोचो इसके बारे में। देखो ऑप्शन देखो, क्या ये रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब क्या इसको स्ट्रेंथन कर रहा है स्टेटमेंट को? क्या ये एक लिटरल रीअसर्शन दे रहा है स्टेटमेंट के लिए, मतलब इसी स्टेटमेंट को क्या किसी दूसरे तरीके से बोल के रीअसर्ट कर रहा है? क्या ये एक्सप्लिकेट कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, सेकंड वाला? क्या ये कोई प्रीकर्सर है? क्या ये ऐसा है? क्या ये कोज है और ये इफेक्ट है क्या? अगर ऐसा है तो ये प्रीकर्सर हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। रीइंफोर्स कर रहा है असम्पशन को, नहीं लग रहा मुझे तो। रीइंफोर्स तो नहीं लग रहा ना। देखो S1 क्या है हमारे पास, ये एक मेटाफर जैसा है। मेटाफर समझते हो, कोई कहावत जैसा, राइट, कुछ है ना, मतलब पोएटिक लैंग्वेज है ये। द रोड टू हेल इज पाव्ड विद गुड इंटेंशन, ठीक है, कि नर का जो रोड है अच्छे इंटेंशन के साथ ही बनाया जाता है। आगे इसको बोल रहा है नोबल मोटिव्स डू नॉट गारंटी, जो अच्छे काम है दे डू नॉट गारंटी पॉजिटिव आउटकम इफ द एग्जीक्यूशन इज फंडामेंटली फ्लॉड, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये एक्सप्लिकेट नेचर का हो जाएगा, ना कि लिटरल रीअसर्शन नहीं है भाई, ठीक है। इसको रीअसर्ट नहीं कर रहा ये। इसमें हुआ ये है कि S1 जो थी एक मेटाफर थी, और S2 जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है डीप मीनिंग बिहाइंड द मेटाफर। और एस एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना तो मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यही कर रहा है यहां पे, इसी को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, आप पीवाईक्यूज करके देखना, जो चीजें आपको करवाई गई हैं बड़े आराम से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है। सेंटेंस 2 बोलता है दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट स्टेट लेजिस्लेशन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट और फेडरल लॉस, ओके। ये क्या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या प्रोवाइड्स अ रीजन? आपको सामने पता चल रहा है कि भाई बिकॉज, इसको ऐसे पढ़ के देखो ना, अगर रीजन समझ रहा है तो इसको ऐसे पढ़ के देखो, द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन बिकॉज दिस प्रोवाइड्स, या दिस प्रोविजन, तो बिकॉज मतलब रीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वालिफाई तो नहीं कर रहा। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बताइए जरा। क्वालिफाई का मतलब होता है कि लिमिट लगा देना या फिर कोई ना कोई कंडीशन लगा देना। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा, कोई लिमिट कंडीशन। एक्सटेंड का मतलब तो यही है कि वो स्ट्रेच करेगा,
वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है, उसी पॉइंट को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बात करें फोर्थ क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज करंटली अंडरगोइंग अ जनरेटिव रेवोल्यूशन, ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर नाउ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड कोड विथ मिनिमल सुपरविजन। क्या हो रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है। बताइए कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है। कोरोबोरेट का मतलब होगा जब यहां पे S2 जो है वो प्रोवाइड करेगा एविडेंस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ S1, ठीक है। कोरोबोरेट का मतलब क्या है, S2 प्रोवाइड्स एविडेंस, ठीक है, टू प्रूव S1। तो इस चीज में स्टेटमेंट में कोई एविडेंस तो नहीं लिख रहा हमें। एक्सप्लिकेट का मतलब तो मैंने पीछे बताया आपको कि कोई ना कोई क्या करेगा, एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है जो एक्सप्लेन करेगा कि कुछ काम कैसे हो रहा है प्रॉपर। इसमें क्या होगा, S2 जो है इट एक्सप्लेन्स, राइट। और प्रीकर्सर आपको बता रखा है कॉज एंड इफेक्ट, और एक्सपैंड ये और ज्यादा जब फैलेगा। तो बताइए क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है करंटली अंडरगोइंग जनरेट कर रहा है भाई, जनरेटिव रेवोल्यूशन से होकर जा रहा है। कैसे, तो उसने बता दिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो कैपेबल है क्या करने के, क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड कोड विद मिनिमल सुपरविजन। तो एक्सप्लिकेट तो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भाई कैसे जनरेटिव रेवोल्यूशन के कैटेगरी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। सेंटेंस 1 बोलता है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर अ रिस्पॉन्स टू अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आगे सेंटेंस 2 बोलता है इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम अ लाइसेंस राज सिस्टम टू अ मोर लिबरलाइज्ड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ठीक है, बात समझ आई। अब इसमें बताओ कि क्या हो रहा है। क्या ऐसा है कि S2 जो है वो एक कोज है और इसका इफेक्ट S1 है? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, एलिमिनेट करो। क्या प्रोवाइड कर रहा है रीजन फॉर द असर्शन ऑफ द स्टेटमेंट? हो सकता है। क्या ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है कि पहले ये हुआ फिर इसकी वजह से ये हुआ, ऐसा है क्या? सोचो आप कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए दे वर रिस्पॉन्स टू अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, और उसके बाद इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम लाइसेंस राज टू मोर लिबरलाइज्ड। कॉन्सिक्वेंस तो है नहीं, कॉन्सिक्वेंस होता है कि हाँ इस कोई नेगेटिव चीज हुई तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा, तो क्या इफेक्ट तो है नहीं, ये रीजन दे रहा है भाई। ठीक है, सॉरी 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 गलत बोल गया मैं, हाँ कॉन्सिक्वेंस ही तो है, सॉरी रीजन कहां से दे रहा है यार। ठीक है, रीजन थोड़ी दे रहा है ये कि ये चीज जब हुई उसके बाद तो ये चीज हुई कि 1991 में जो रिफॉर्म्स आए उस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी वो और ज्यादा लिबरलाइज्ड हो गई और मार्केट ओरिएंटेड हो गई। तो बिल्कुल इसका रीजन है ये। ठीक है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा कि रीजन सॉरी कॉन्सिक्वेंस है ये, रीजन नहीं है। ठीक है, रीजन का मतलब कि हाँ इसकी वजह से अगर ये होता ना फर्स्ट वाला S2 की वजह से S1 होता तो S2 रीजन होता, राइट, बट ऐसा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे नहीं कर रहा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। और सेंटेंस 2 बोलता है इन क्लोज्ड सिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट वेरियस केमिकल रिएक्शंस। तो हुआ क्या इसमें, क्या रीइंफोर्स कर रहा है इसको? बताओ रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है। रीइंफोर्स जब उसी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, रीइंफोर्स का मतलब जब S2 जो है वो स्ट्रेंथन करेगा S1 को। तो क्या ये स्ट्रेंथन कर रहा है? कहीं ना कहीं तो सेम ही चीज बोल रहा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और यहां पे बोल रहा है कि मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यहां पर भी, और यहां पर भी यही चीज बोलना चाह रहा है कि एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। इसको एक्सप्लेन कर रहा है अल्टीमेटली स्टेटमेंट को, राइट। तो एक्सप्लिकेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोबोरेट भी नहीं होगा। ठीक है, कोरोबोरेट बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर, और फॉलो द फर्स्ट बिल्कुल नहीं होगा। फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो का मतलब क्या बताया था मैंने, देखो ना यार यहां पे ध्यान से देखो। फॉलो मैंने बताया था कि S2 जो है वो लॉजिकल आउटकम होगी S1 की, आउटकम तो है नहीं, कहीं ना कहीं उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। और मैंने कोरोबोरेट में क्या बताया था, ये देखो S2 जो है प्रोवाइड्स डेटा और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ S1। कोई एविडेंस तो नहीं दिया ना, एक स्टेटमेंट है ये, कोई एविडेंस थोड़ी है ये, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन हो, एविडेंस नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ये सिंपली एक्सप्लिकेट कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ठीक है, ये सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, स्टेटमेंट 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 7th क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं समझ भी आ रहा होगा आपको। सेंटेंस 1 यार, ये देखो सिंपल सी बात है
ये आपकी रीजनिंग है भाई कि आप समझ क्या पा रहे हो, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई इंग्लिश से। ये मत सोचो कि यूपीएससी ने इसको इंग्लिश में डाल दी तो कोई इंग्लिश का टॉपिक है ये, नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग और एसएससी में रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको, एनालिटिकल रीजनिंग। इट इज योर एनालिटिकल रीजनिंग कि आप कैसे चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो, और ये बहुत जरूरी है वैसे, ठीक है। क्योंकि सीडीएस में कोई रीजनिंग का पेपर तो है नहीं, मैं तो चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे आपकी रीजनिंग भी चेक करी जाए, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली फेस OIR टेस्ट, right? Officers Intelligence Rating Test. So your reasoning should be above average at least. Okay. Now let's come back to the question. The Speaker of the Lok Sabha holds a position of great dignity and authority. Okay. He has the final power to decide whether the bill is a money bill or not. बताइए 7th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? यहां पे इसने बोला कि भाई अच्छी खासी होल्ड करता है पोजीशन एक अच्छी डिग्निटी के साथ, और अथॉरिटी भी है, और इसी को आगे कंटिन्यू करके बोल रहा है कि हाँ भाई वही डिसाइड कर सकता है कि मनी बिल ये है या नहीं। तो इसमें हुआ क्या, एग्जांपल दे दिया ना, एक्सपेंड थोड़ी कर रहा है यार, प्रोवाइड द रीजन। रीजन क्यों दे रहा है, ये रीजन थोड़ी कि हाँ भाई कि वो मनी बिल डिसाइड कर पा रहा है इस वजह से उसके पास इतनी पावर है, नहीं यार, किस वजह से रीजन है ये। कोरोबोरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। कोरोबोरेट का मतलब कि कोई एविडेंस देगा, कोई एविडेंस देगा कैसे, कुछ डेटा से, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, कोई डेटा नहीं दिख रहा, एविडेंस भी नहीं है। ये एक अच्छी खासी इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल दे रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 8th क्वेश्चन बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट लार्जली इलिटरेट इंडिया। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट है एक नए इंडिपेंडेंट और लार्जली इलिटरेट इंडिया में, जो अभी बहुत ज्यादा इलिटरेसी कई जगह पे है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो, ठीक है। और सेंटेंस 2 बोलता है मैनी वेस्टर्न क्रिटिक्स डाउटेड दैट अ पुअर नेशन कुड सस्टेन अ सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बताओ फिर इसमें क्या होगा, कि उनको डर है कि काफी जो कंट्रीज हैं, जो गरीब नेशन है, वो सस्टेन कर पाएंगे एक सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब इसमें देखो, प्रोवाइड्स द रीजन फॉर द असर्शन इन द फर्स्ट, कोरोबोरेट्स द फर्स्ट, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है या फिर एक्सप्लिकेट कर रहा है। क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है क्या, सोचो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कुछ डिफरेंस दिखाना और कोई अनदर एंगल शो करना, अनदर एंगल शो करना। तो कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा यहां पर। कॉन्ट्रास्ट को कॉन्ट्राडिक्ट के साथ में कंफ्यूज मत करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है बिल्कुल अपोजिट, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कोई अलग पहलू दिखाना उसी चीज का। जैसे गाड़ी तेज चल रही थी भाई, फरारी काफी तेज चलती है, दूसरी स्टेटमेंट बोलता हूं कि भाई ये काफी तेल भी पीती है, तो क्या करा मैंने, इसका डिफरेंट एंगल दिखाया, बट एक नेगेटिव एंगल होता है मोस्टली वो, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है। क्या एक्सप्लिकेट कर रही है, क्या इसको एक्सप्लेन कर रही है सेकंड स्टेटमेंट, बताओ। क्या सेकंड स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है, बताओ जरा। देखो क्रिटिक्स जो है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। क्रिटिक्स होते हैं जो अच्छे खासे लेवल पे लोग वेल क्वालिफाइड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्रिटिक या क्रिटिसाइज करने के लिए उस चीज को, उनको क्रिटिक बोला जाता है, राइट। तो ये एक अल्टीमेटली एक एविडेंस जैसा है भाई, कि जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है वो जो नई कंट्रीज अभी रिसेंटली, मतलब इंडिया को काफी टाइम तो हो गया, बट स्टिल इंडिया इतना ज्यादा अभी डेवलपिंग फेज में है, राइट। इंडिया काफी ज्यादा चीजों में एक्सपेरिमेंट भी करता है, ओके। तो उसी चीज को लेके बात कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक नेशन, जो अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, जो नए नेशन है वो गरीब है, वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो अपना एक डाउट दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोरोबोरेट कर रहा है, इसको ये एविडेंस दिया जा रहा है। और एविडेंस क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि भाई ये क्रिटिक्स है। क्रिटिक्स अपने आप में ही, इनका काम ही है इन चीजों को एनालाइज करना, उसके ऊपर फिर स्टडी करना, रिसर्च करना, उसके ऊपर फिर पब्लिश करना, ठीक है, अपनी चीजों को, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करना। तो वो एक एविडेंस के तौर पे, एविडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई डेटा आ जाएगा उसमें, तो बात समझ आ रही है। तो ये कोरोबोरेट करेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। रीजन नहीं दे रहा यार ये ना, ही एक्सप्लिकेट कर रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा इस चीज को, एक्सप्लेन तो वैसे नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, द ओशन एक्ट्स एज अ मैसिव कार्बन सिंक फॉर द प्लैनेट। ओके, कि जो ओशियंस है वो काफी बड़े कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं फॉर द प्लैनेट।
और S2 बोलता है डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सी वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड लीडिंग टू ओशियन एसिडिफिकेशन। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? क्या ये रीजन प्रोवाइड करवा रहा है? क्या ये रीजन दे रहा है असर्शन के लिए? क्या ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट को? क्या ये क्वालिफाई का मतलब लिमिट कर दिया? क्या कोई लिमिट लगा रहा है यहां पे? लिमिट तो नहीं लग रही। क्या ये स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है? बताओ स्ट्रेंथन कैसे करेगा? ओशन में बोल रहा है कि काफी बड़ा ओशन मैसिव कार्बन सिंक है, और यहां पे बोल रहा है डिसॉल्व्ड कार्बन और डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सी वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो रीइंफोर्स तो नहीं कर रहा। अब या तो ए होगा या बी होगा। क्या ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है या फिर एक रीजन प्रोवाइड कर रहा है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट के लिए? रीजन तो नहीं दे रहा ना यार, ये क्या कर रहा है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, क्यों भाई? कि क्यों इतना बड़ा कार्बन सिंक है? क्योंकि जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर जाती है सी वाटर के साथ में और बनाती है कार्बोनिक एसिड लीडिंग टू ओशियन एसिडिफिकेशन। इसी वजह से ये क्या है, इतने बड़े कार्बन सिंक है। ओके, मतलब वो यूटिलाइज हो जाती है। बात समझ आई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। S1 बोलता है हाई इंटरेस्ट रेट्स आर डबल एजेड स्वॉर्ड फॉर एन इकोनॉमी। दो धारी तलवार है भाई। क्या हमारे पास में हाई इंटरेस्ट रेट्स, while they help control inflation, they also discourage private investment and slow down growth। ग्रोथ को भी स्लो डाउन करते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। बताओ भाई इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लिकेट होगा, प्रोवाइड्स, कॉन्ट्रास्ट, और एक ऑप्शन डी लिख लो। ऑप्शन डी में लिख लो आप कोरोबोरेट। बताओ क्या इसका आंसर आएगा? बताइए इसका आंसर आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलो भाई ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। कोरोबोरेट भी इसका ऑप्शन ने डाल दिया। 4 ऑप्शन में से आप आंसर करके बताएंगे कि क्या रहा और क्यों रहा, वाई। वाई ये भी आप करके बताओगे मुझे, ठीक है? और भाई सेशन को लाइक भी कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। यही 2 चीजें आपसे उम्मीद करता हूं, तभी सेशन आगे लेके आने में मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, और जो मेरा टाइम है मुझे भी लगेगा कि हाँ वो बच्चों तक पहुंच पा रही है एटलीस्ट चीजें। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम योर एंड। और दबा के इसको लाइक कर देना, अगर जेन्युइनली पसंद आया हो तो कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।